विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में गंगानगर के पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के मामले में खुलासा किया है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य की पत्नी ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ गई थी और 22 अगस्त को पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की स्कॉर्पियो चित्रकूट में मिली थी। बता दें, कुछ दिन पहले पूरा मुक्ति में कई टुकड़ों में शव मिला था, जिसकी शिनाख्त न होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया था, मगर राम सिंह आखिरी बार पूर्व जिला पंचायत सदस्य के साथ देखा गया था। जब राम सिंह से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो बात सामने निकल कर आई कि रणधीर यादव का पूर्व में उदय यादव की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर ये घटना हुई। ये 22 अगस्त को रणधीर यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य के गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिसमें 23 तारीख को उनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी थाना नवाबगंज पे दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया था और फील्ड में सीसीटीवी कैमरे और पॉसिबल लोकेशंस के सर्च के लिए टीमें रवाना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा को 24 अगस्त को स्कॉर्पियो गाड़ी जिसपे सवार थे वो चित्रकूट में मिली भी थी। इसमें जो 25 तारीख को इनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर गुमशुदगी तरमीम हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उदय यादव और राम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने अपहरण करके कुछ इनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में यह ज्ञात हुआ कि जो रणधीर थे वो 22 तारीख को राम सिंह के साथ शाम रात को 10 बजे के आसपास आखिरी में एक ढाबे के पास देखे गए थे। उसके बाद उनकी कोई खैर खबर नहीं थी। इसमें पुलिस ने तफ्तीश करते हुए पूर्ण घटनाक्रम का खुलासा किया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उदय यादव की पत्नी का पूर्व में जो रणधीर थे उनके साथ संबंध था, जिसको लेते हुए रंजिशन उनके द्वारा ये हत्या उदय ने अपने भाई विजय और राम सिंह, सुजीत और 3 अन्य साथी जो उदय के साथ थे मिलके ये घटना कारित की है। इस प्रकरण में अभी तक पुलिस द्वारा राम सिंह यादव और लीला यादव जो कि उदय के पत्नी उदय की सास है उसको गिरफ्तार किया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो बरामद की गई है। इसमें अभी वांछित उदय यादव, विजय यादव, सुजीत और 3 अन्य जो अज्ञात हैं उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और अधिक कार्रवाई की जाएगी। बॉडी किस तरीके से रिकवर हुई है? जैसा कि मैंने बताया कि आज राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर बॉडी की जानकारी की गई, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसी दिन 22 तारीख को ही हत्या करके बॉडी जो बमरौली रेलवे स्टेशन है। अधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी नजूर संजय पांडेय, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम अविनाश यादव, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रेम नारायण प्रजापति के साथ टीम बनाकर स्वरूपरानी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध हो रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्वरूपरानी चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों के अपने निर्धारित स्थान पर अनुपस्थित पाए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और प्रिंसिपल एवं संबंधित विभागाध्यक्षों को चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के समय अनुपस्थित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोके जाने एवं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें ट्रामा सेंटर G2 के ड्यूटी पर रोस्टर के अनुसार तैनात डॉक्टर 0 राजेश कुमार उपस्थित रहे तथा डॉक्टर 0 सत्य प्रकाश अनुपस्थित मिले।
रिसेप्शन पर रात्रि शिफ्ट के भीमसेन उपस्थित पाए गए, जबकि प्रातः 08:00 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में तैनात पूनम श्रीवास्तव देर से उपस्थित हुई। जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्टवार तैनात चिकित्सकों के ड्यूटी रूम के बाहर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के शिफ्टवार नाम, मोबाइल नंबर व समय स्पष्ट रूप से लिखकर सूचना चस्पा कराए जाने के लिए कहा। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को किसी सुविधा के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और उन्हें सभी जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए वहां पर हेल्प डेस्क बनाए जाने के निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने रिसेप्शन पर रखे गए सुझाव एवं शिकायत पेटी को खुलवाकर देखा तो शिकायत पेटी में कूड़ा भरा मिला और एक शिकायती पत्र भी मिला, जिसमें डायलिसिस सेंटर में प्रयोग होने वाला सामान एवं दवाएं बाहर से मंगाए जाने की शिकायत करते हुए चिकित्सालय से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी ने स्वरूप रानी चिकित्सालय के सभी ब्लॉकों एवं जनपद के सभी प्रमुख चिकित्सालयों एवं CHC, PHC पर भी शिकायत सुझाव पेटी रखवाए जाने एवं उसकी चाबी को सुरक्षित रखे जाने एवं प्रत्येक 15 दिन पर उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में शिकायत पेटी को खोलकर सुझावों एवं शिकायतों पर प्रभावी एवं उचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी तहसीलों एवं विकास खंड कार्यालयों में भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने MRI कक्ष, CT स्कैन, एक्सरे व पैथोलॉजी कक्ष का निरीक्षण करते हुए उन्होंने एक्सरे, CT स्कैन, पैथोलॉजी में मशीनों की क्रियाशीलता एवं प्रतिदिन कितनी जांचें होती है के बारे में जानकारी ली। तांत्रिक के कहने पर रिश्ते के पोते की दादा ने की हत्या, लाश के टुकड़े करके फेंका। पुलिस के शिकंजे में लंगड़ा कर चल रहा ये वो शख्स है जिसको राक्षस कहना भी गलत नहीं होगा। प्रयागराज के करेली के इसी सरन सिंह ने अपने रिश्ते के पोते पीयूष को न केवल गला घोंट कर मारा बल्कि लकड़ी काटने वाली आरी से पीयूष के दोनों हाथ और गर्दन काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। उसके बाद शरीर का आधा हिस्सा साड़ी में लपेटकर स्कूटी पर रखा और नैनी इलाके में जाकर एक नाले में फेंक दिया। बॉडी फेंकते हुए उसे एक महिला ने देख लिया था, जिससे लाश फेंकने का राज खुल गया। हालांकि तब तक आरोपी के ऊपर किसी का शक नहीं गया। इस केस को सॉल्व करने के लिए यमुनानगर के DCP विवेक यादव ने एक टीम बनाई, जिसने CCTV वीडियो को खंगालना शुरू किया। CCTV में पुराने यमुना ब्रिज से सरन स्कूटी से जाते दिखा। प्रयागराज के सिटी जोन की पुलिस ने और पड़ताल की तो पता चला कि करेली में एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज है। दोनों जोन के पुलिस अफसरों ने जांच की और आरोपी सरन को दबोच लिया। पूछताछ में ये टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी सरन के बेटे और बेटी ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उसके घर में लगातार परेशानी बनी रहती थी। सरन एक तांत्रिक के पास गया और उससे परेशानियों से निजात पाने का रास्ता पूछा। तांत्रिक ने सरन के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम्हारे घर पर जादू टोना किया गया है और ये खानदान की ही एक महिला ने किया है। अगर तुम उस परिवार के लड़के को मार दोगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। सरन ने यही किया। सरन ने पीयूष को अपने घर बुलाया और तकिए से उसके मुंह पर रखकर उसकी हत्या कर दी और आरी से उसके दोनों हाथ और गर्दन काटकर अलग पैक करके कहीं फेंक दिया, जबकि धड़ को साड़ी में लपेटकर औद्योगिक इलाके में फेंका। लाश फेंकने की जांच में इस वारदात का खुलासा हो गया। इस बात की जानकारी जब पीयूष के घर वालों को हुई तो उनके पैरों से जमीन निकल गई। देर रात पीयूष के घर वाले और इलाके के लोग करेली थाने पहुंच गए और हत्यारे को फांसी देने की मांग करने लगे। किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। इस केस में ये साफ है कि सरन जिस तांत्रिक के संपर्क में था उसने इस तरह की तरकीब और लोगों को भी बताई होंगी और जाहिर है इस तांत्रिक से पूछताछ में कई वारदातों से भी पर्दा उठ सकता है। देखिए, दिनांक 26 अगस्त 2025 को थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शिनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में CCTV कैमरा का अवलोकन करने के लिए SOG यमुनानगर, SOG सिटी
व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम सरन सिंह है, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री, जो अभियुक्त सरन सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से शुद्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। उसके शव को कितने टुकड़ों में किया था, कहाँ से शव बरामद हुआ? देखिए, शव का कुछ भाग यमुनापाड़ क्षेत्र और कुछ भाग जो है करेली थाना क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पर टिप्पणी जो है पोस्टमार्टम के उपरांत ही की जा सकती है। क्या तांत्रिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की तैयारी है जिसने इस तरह की बात की? जो तांत्रिक है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है उस पर पहले भी कुछ केसेस हैं? आरोपी के ऊपर 2018 और 19 में मारपीट के 2 और मुकदमे पंजीकृत हैं। बच्ची की क्या गला दबा करते हुए या दादा किया? ये इस चीज़ पे टिप्पणी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। इसने पूरी वारदात को अकेले अंजाम दिया कि कोई और भी? अभियुक्त ने अपने बयान में इस घटना को कारित करना स्वयं अकेले ही अभी तक बताया है और इसमें अग्रिम जांच पड़ताल अभी भी जारी है। क्या कोई पूजा पाठ भी किया था या सीधे? इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके बारे में भी जांच पड़ताल अभी हमारी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध निरोधक कानून के तहत जिलाधिकारी द्वारा पारित वाहन जब्ती आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को देरी के आधार पर खारिज करने वाले कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून में अपील दाखिल करने की कोई समय सीमा तय नहीं है, इसलिए देरी का आधार मान्य नहीं हो सकता। अदालत ने कमिश्नर को निर्देश दिया है कि अपील को मेरिट पर यथाशीघ्र निस्तारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना ने अंगद मौर्य की याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता ईशान मेहता ने दलील दी कि जब्त वाहन किराए पर दिया गया था। गोरखपुर के खोरावर थाने में दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर जिलाधिकारी ने वाहन जब्त किया था। इसके खिलाफ दाखिल अपील को कमिश्नर ने देरी से दाखिल होने का हवाला देकर खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने आपत्ति जताई कि याचिका के बजाय पुनरीक्षण अर्जी दी जानी चाहिए थी, इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। अदालत ने कहा कि 15 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना में अपील की समय सीमा निर्धारित नहीं है और न ही इसमें विलंब माफी का प्रावधान है। ऐसे में कमिश्नर का आदेश विधि सम्मत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि समय बीतने से वाहन में जंग लग सकती है, इसलिए अपील का शीघ्र निस्तारण किया जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।